दिल्ली शहर की रहने वाली 20 वर्षीय पायल, जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी का अभी 1 साल का भी समय नहीं गुजरा था कि एक दिन उसके पति की हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस जब अपराधी को पकड़कर सामने लेकर आती है, लोग जब उसे देखते हैं तो देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है कैलाश कॉलोनी। बात कर रहा हूं मैं 8 मार्च 2025 की सुबह। दरअसल इसी कैलाश कॉलोनी के डीडीए की जो खाली ज़मीन होती है, उस खाली ज़मीन के झाड़ी में एक लड़के की डेड बॉडी लोगों को बरामद होती है। लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 21 से 22 साल के आसपास थी। दरअसल उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को चलाया गया था और उसके चेहरे को भी किसी भारी पत्थर से पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। हालांकि पुलिस घटनास्थल की मुआयना करती तो है, लेकिन पुलिस को वहां पे उस लड़के के पास से कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है जिससे उसकी पहचान हो सके। वहां पे काफ़ी सारे लोग भी मौजूद होते हैं। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां पे मौजूद लोगों से भी जब पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब तक मरने वाले उस लड़के की शिनाख्त नहीं हो जाती, तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाली थी। इसीलिए पुलिस अब सबसे ज़्यादा इसी पे फोर्स करती है कि जितना जल्द हो सके उस डेड बॉडी की पहचान कराई जाए। पुलिस उस डेड बॉडी की फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। ये भी पूछताछ करती है कि क्या इस उम्र के किसी भी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़के की डेड बॉडी का एक फ़ोटो लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। और जैसे ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है और जब एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 9 मार्च 2025 को सुबह ही एक लड़का थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जिस लड़के का फ़ोटो अखबार में छपा हुआ है, दरअसल वो मेरे एक दोस्त बिल्कुल मिलता जुलता है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है ऋतिक, जो जगतपुरी में रहता है, जो मेरे साथ ही कंपनी में काम करता है, लेकिन कल से वो ड्यूटी नहीं आ रहा है। अगर उस डेड बॉडी के चेहरे को बिगाड़ा नहीं गया होता तो वो डेड बॉडी बिल्कुल मेरे दोस्त के कदकाठी का ही है। चूँकि पुलिस के पास भी अभी तो कोई सबूत नहीं मिला था और ना ही उसकी पहचान कराने के लिए कोई भी ऐसा प्रमाण मिला था, आखिरकार पुलिस उस लड़के से सवाल करती है कि ये ऋतिक है कौन और रहता कहाँ पे है। तब जाकर के वो लड़का पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, ऋतिक ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम है पायल, जो जगतपुरी में रहती है। वो लड़का जब ऋतिक का एड्रेस पुलिस वालों को दे देता है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब उस एड्रेस पर पहुँचती है, दरवाजे को जब खुलवाती है तो अंदर से एक महिला दरवाज़ा खोलती है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। हालांकि वो लड़की भी जब पुलिस वालों को अपने दरवाजे पे देखती है तो देखने के बाद एकदम से डर जाती है। पुलिस उस लड़की से सवाल करती है कि क्या ये घर ऋतिक का है। वो लड़की पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, घर तो मेरे पति ऋतिक का ही है, पर क्या आप लोग को उसके बारे में कुछ पता चला। इस पे पुलिस अब ऋतिक की पत्नी पायल से सवाल करती है कि क्या तुम्हारा पति कहीं गायब है। तब जाकर के पायल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, मेरा पति ऋतिक जो कल शाम से ही लापता है। पुलिस कहती है कि हमें एक लावारिस डेड बॉडी मिली है, क्या तुम इसे देख करके पहचान सकती हो। पुलिस जब उस डेड बॉडी की फ़ोटो पायल को दिखाती है तो देखने के बाद ही पायल ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि हाँ साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ऋतिक ही है। ऋतिक की जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब पायल से कहती है कि हमने उसकी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करा दिया है और डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। तुम थाने में आ जाना और अपने पति की डेड बॉडी की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिसीव कर लेना। साथ ही साथ पुलिस पायल से ये भी सवाल करती है कि कल शाम को जब तुम्हारा पति घर से गया था,
तो क्या वो तुम्हें बता करके गया था कि वो कहाँ जा रहा है? इस पे पायल जवाब देती है कि हाँ साहब, जब मेरे पति घर से निकले थे तो बोल करके गए थे कि मैं तुम्हारे मायके जा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी देर तक जब घर वापस नहीं आए तो मैं अपने भाई शिवम के नंबर पे कॉल की थी। वो बता रहा था कि जीजू घर पे तो आए थे, लेकिन वो थोड़ी देर ठहरने के बाद वापस चले गए थे। उसके बाद से मैं अपने पति के नंबर पे कई बार कॉल की, लेकिन उनके नंबर पे ना तो कॉल लगा और ना ही उनका कहीं कुछ पता चला। दरअसल अभी तक मैं अपने पति को ढूंढ ही रही थी। पायल जब ये सारी बातें पुलिस को बताती, उसके बाद से पुलिस फिर से पायल से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है? इस पे पायल पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। हालांकि जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब पायल के ही तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से जांच पड़ताल करती है। दरअसल पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले पायल के मायके में जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात पायल के भाई शिवम से होती है। शिवम जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास। पुलिस जब शिवम से ऋतिक के बारे में पूछताछ करती है तो शिवम भी पुलिस को वही जवाब देता है जो इससे पहले अपनी बहन पायल को दे चुका था। पुलिस उससे पूछताछ करने के बाद वापस तो आ जाती है, लेकिन पुलिस को न जाने क्यों शिवम के ऊपर शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस अब ऋतिक के मोबाइल का लोकेशन तो खंगालती है, साथ ही साथ उसके साले शिवम के भी मोबाइल का लोकेशन खंगालती है। और लोकेशन को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 6 मार्च 2025 को देर रात्रि तक शिवम और ऋतिक का मोबाइल का लोकेशन एक साथ ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए पुलिस फिर से उस घटनास्थल पर जाती है जहां पे ऋतिक की डेड बॉडी बरामद हुई थी। वहां पे लगे कुछ सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और सीसीटीवी को जब चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी के अंदर 6 मार्च 2025 को रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास लगभग 3 से 4 लोग मिलकर के ऋतिक को ज़बरदस्ती लेकर के उस डीडीए के खाली ज़मीन में जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक चेहरा ऋतिक के साले शिवम का होता है। पुलिस को जैसे ही वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाती है उसके बाद से पुलिस इसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर शिवम को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब शिवम को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है, जब सीसीटीवी फुटेज को दिखाती है तो देखने के बाद शिवम भी बड़ी आसानी से अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, मेरे जीजा की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन शिवम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद शिवम के परिवार वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब 1 साल पहले। शिवम जो अशोक नगर का रहने वाला है और जहाँ पे उसका मकान है, बगल के ही मकान में इधर ऋतिक का एक दोस्त रहता था और ऋतिक अक्सर अपने दोस्त से वहाँ पे मुलाकात करने के लिए जाता था। और इसी मुलाकात के सिलसिले में एक दिन जब ऋतिक की नज़र शिवम की बहन पायल पे पड़ती है तो पायल को देखने के बाद ऋतिक पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। हालांकि सिर्फ ऋतिक ही पायल को पसंद नहीं करता है, बल्कि पायल भी ऋतिक को पसंद कर लेती है। इस वजह से पायल और ऋतिक के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी पायल के परिवार वालों को मालूम चल जाता है और फिर पायल के परिवार वाले उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि पायल और ऋतिक शादी करने का फैसला कर चुके थे। इधर पायल के परिवार वाले उसे लाख समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बावजूद इसके पायल अपने घर परिवार को छोड़ करके ऋतिक के साथ चली जाती है। उसके बाद से दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर पति पत्नी के जैसे ही जगतपुरी में रहने लगते हैं। जब लगभग 1 साल का समय गुजरता है, पायल एक बच्ची की माँ भी बन जाती है। लेकिन पायल जब अपना घर परिवार छोड़ करके जाती है, इससे उसके परिवार वाले काफ़ी नाराज़ तो होते हैं, लेकिन जब पायल के परिवार वालों को ये मालूम चलता है कि पायल ने ऋतिक से शादी कर ली है, आखिरकार पायल के परिवार वाले गुस्सा थूक देते हैं और फिर उसे अपना लेते हैं। पर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से यह ऋतिक अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। दरअसल ऋतिक जो शराब का तो आदी हो ही जाता है और शराब पी करके जब भी घर पे आता है, हर छोटी मोटी बात को लेकर अपनी पत्नी पायल की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। ऋतिक जब अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है, तब जाकर के पायल को एहसास होता है कि उसने ऋतिक से शादी करके
बहुत बड़ी गलती कर दी है। चूँकि पायल भी जो अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी मर्जी से ऋतिक से शादी की थी, इसलिए चाह करके भी पायल अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए पायल जैसे तैसे करके अपने पति के साथ गुजारा करने लगती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ऋतिक अपनी पत्नी की पिटाई तो करता है, नशे की हालत में अपने ससुराल में भी जाता है और अपने सास ससुर को भी गंदी गंदी गालियां देने लगता है। हालांकि बार बार जब अपने ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर की बेइज्जती करता है, गालियां देता है, शुरू में तो ऋतिक का साला शिवम उसे बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन 6 मार्च 2025 को जब शाम के वक्त ऋतिक अपने ससुराल में जाता है, जा कर के अपने सास ससुर को काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ देता है। और इस बार जब गाली देता है तो उसका साला शिवम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। गाली देने के बाद ऋतिक वापस अपने घर पे तो आ जाता है, लेकिन उसी वक्त ही शिवम अपने जीजा को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है और फिर अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करता है जिसका नाम है सूरज, जो नथुपुरा का रहने वाला है। दरअसल सूरज का भी एक छोटा भाई है जिसका नाम है विशाल। इन दोनों से बातचीत करता है और फिर इन दोनों से मिलने के लिए पार्क में बुलाता है। इधर सूरज जब अपने भाई विशाल के साथ पार्क में पहुंचता है तो इधर शिवम भी अपने एक दोस्त सोनू को साथ लेकर के जाता है। लेकिन शिवम जब सोनू को लेकर के पार्क लिए निकलता है तो रास्ते में ही एक शराब की बोतल खरीद लेता है। पार्क में जब पहुंचते हैं, चारों बैठ करके शराब पीने लगते हैं और उसी वक्त ही शिवम अपनी सारी बातें दोस्तों के साथ शेयर करता है और कहता है कि मैं अपने जीजा से काफ़ी तंग आ चुका हूँ। शिवम की सारी कहानी सुनने के बाद शिवम का दोस्त सूरज उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा जीजा इतना हद तक काफ़ी तुम्हें जलील कर रहा है तो फिर तुम उसे सबक क्यों नहीं सिखाते हो। शिवम कहता है कि मैं तुम लोग को इसीलिए तो बुलाया हूँ कि तुम ही लोग बताओ कि आखिरकार मैं करूँ क्या। सूरज उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर बुरा ना मान तो मैं कहता हूँ कि तुम अपने जीजा को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। चूँकि शिवम भी अपने जीजा को लेकर काफ़ी पहले से ही गुस्सा में था, सूरज जैसे इस तरह की बात कहता है शिवम उसकी बात मान लेता है और फिर वहीं पे चारों बैठ कर के शिवम अपने जीजा ऋतिक के नंबर पे फ़ोन करता है और फिर उससे बड़े प्यार से बातचीत करता है और साथ ही साथ कहता है कि मैं बाहर घूमने के लिए आया हूँ, अगर चाहो तो हम दोनों साथ बैठ कर के शराब पी सकते हैं। शिवम जब अपने जीजा को शराब का ऑफ़र करता है, इधर ऋतिक जो शराब का आदी तो हो ही चुका था, तुरंत ही उसके साथ शराब पीने के लिए तैयार हो जाता है और जब अपने घर से निकलता है तो अपनी पत्नी से बोल करके जाता है कि मैं ससुराल जा रहा हूँ क्योंकि मेरे साला शिवम ने बुलाया है। इधर ऋतिक जब अपने ससुराल के लिए निकलता है तो शिवम रास्ते में उसे रिसीव कर लेता है और सबसे पहले एक शराब की दुकान पर ले जाता है। वहाँ पे जाकर के कुछ शराब की बोतल खरीदता है और फिर अपने जीजा को लेकर के उसी पार्क में चला जाता है जहाँ पे उसके तीनों दोस्त बैठ कर के पहले से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि ऋतिक जो शिवम के उन तीनों दोस्तों को पहले से ही जानता था, उसी पार्क में बैठ कर के ये पांचों शराब पीने लगते हैं। लेकिन शिवम के तीनों दोस्त अपने प्लान के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में ऋतिक को शराब पिलाते हैं और शिवम जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है, रात्रि का जब 11 बज जाता है, आखिरकार शिवम अपने जीजा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद से एक कैब बुक करते हैं और फिर पांचों उस कैब में बैठते हैं। उसके बाद से शिवम अपने जीजा को लेकर के कैलाश कॉलोनी के डीडीए की खाली ज़मीन में चला जाता है। चूँकि वहाँ पे काफ़ी सुनसान होता है, कैब को वहाँ से वापस करा देता है और जब देखता है कि आसपास में कोई नहीं है, सही मौका है, अपने पास से एक तेज़ धार हथियार को निकालता है और उस हथियार को ऋतिक के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से ऋतिक की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। ऋतिक की जब मौत हो जाती है उसके बाद से उसका मोबाइल निकाल लेता है, मोबाइल को बंद कर देता है और साथ ही साथ उसके चेहरे पे एक भारी पत्थर से कई बार वार कर देता है, जिससे उसका चेहरा जो बुरी तरीके से बिगड़ जाता है। फिर ये सब मिल कर के ऋतिक की डेड बॉडी को झाड़ी में फेंक देते हैं और वहाँ से वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ऋतिक जब देर रात तक भी घर वापस नहीं आता है तो ऋतिक की पत्नी पायल अपने भाई शिवम के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में पूछती है। लेकिन शिवम अपनी दीदी से झूठ बोल देता है कि जीजा कब का घर निकल चुके हैं और मैं खुद उन्हें छोड़ने के लिए गया था। वाकई में शिवम जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब शिवम के ही तहरीर पर उसके दोस्त सूरज
और सूरज का भाई विशाल, साथ ही साथ जो सोनू उसके पड़ोस का रहने वाला था, इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।